हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिस। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 14 एक कहानी या एक क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे जीवन में भी अनेक व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे मित्र, जिनके रहने से हमारे जीवन में अनेक प्रभाव पड़ते हैं, हमें अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, हम उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। तो वैसे लेखिका के जीवन में भी दो विशेष व्यक्ति थे जिससे उनके जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। तो पहले थे उनके पिताजी और दूसरी थी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। पर देखिए, उनके पिताजी का प्रभाव उनके जीवन में विशेष रूप से पड़ा है, जिससे उनके आत्मविश्वास में कमी हुई थी। मीन्स उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन पिताजी के द्वारा ही उनमें जो देश प्रेम है, देश के प्रति प्यार है, वो भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो यहाँ पर आंसर देखो, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। यहाँ पर देखो, जो लेखिका शीला अग्रवाल है, उनकी जो जोशीली बातें थी, मीन्स वो इतना मोटिवेट करती थी, तो लेखिका के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी थी ना, उसके जो बीज थे वो धीरे धीरे फिर से अंकुरित होने लगे। और देश प्रेम के जो बीज अंकुरित हो रहे थे, मीन्स उनके मन में कहीं छोटी सी भावना थी देश प्रेम की, उसको सही माहौल मिल गया और फलस्वरूप जो लेखिका है उसके अंदर अब आत्मविश्वास की भी कमी नहीं थी, देश प्रेम की भी कमी नहीं थी, और इसी वजह से वो अब स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग ले रही थी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंड, इस आत्मकथ में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। यहाँ पर जो लेखिका है उनके पिताजी ने कहा है कि रसोई एक भटियार खाना है। तो भटियार खाना का मतलब क्या होता है, तो आंसर देखते हैं। लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखिका के पिताजी हैं वो कहते हैं कि अगर कोई बालिका है, महिला है, वो घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है, रसोई के कार्य में, कि वो खाना बनाना और सबको खिलाना, तो इन सभी के कारण जो उसके अंदर प्रतिभा है ना, वो नष्ट हो जाती है। मीन्स वो रसोई में जलकर नष्ट हो जाती है। तो इसी वजह से उन्होंने इसे भटियार खाना कहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसकी वजह से लेखिका को उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। सो आंसर देखते हैं। कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज होगा। कॉलेज के दिनों में एक बार पिताजी के नाम प्रिंसिपल का पत्र आया कि उनकी पुत्री की गतिविधियों के कारण उसे उचित दंड दिया जाए या न दिया जाए। इस पर पिताजी को लगा जैसे लेखिका ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे खानदान की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इस कारण वे गुस्से में प्रिंसिपल से मिलने गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई थी, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न अपने आंखों पर भरोसा हुआ, न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक टाइम पे जब लेखिका कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी के नाम एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था कि आपके बेटे को कौन सी सज़ा दी जाए या छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो लेखिका है वो बहुत डर गई थी कि मेरे पिताजी क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन जब उनके पिताजी गुस्से से जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस, जब उन्हें मेन मुद्दा पता चलता है कि घटना क्या घटित हुई, मीन्स लेखिका ने क्या कार्य किया है, तो वो उन्हें अपने बेटे से कोई भी शिकायत नहीं थी। अभी तो उनके अंदर जो बेटी के प्रति प्रेम था वो थोड़ा सा और बढ़ गया कि बेटी हाँ हमारी ये भी कर सकती है। पिताजी के अंदर ये व्यवहार को देखकर जो लेखिका है ना, वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा चकित हो गई थी। मीन्स ना उसे अपनी आंखों पर विश्वास हो, ना अपनी कानों पर, कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो
इसका आंसर देखते हैं। लेखा के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु जो लेखिका है वो खुले विचारों की महिला थी। यहाँ पर जो लेखिका के पिता है ना, वो स्त्रियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं थे। वो कहते कि लड़कियां पढ़ें, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो लड़कियां हैं ना, वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहें, बाहर न जाएं। लेकिन जो लेखिका है, उसके जो विचार थे ना, वो काफ़ी ऊंचे ख्यालों वाले थे। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, परंतु लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते थे। यहाँ पर जो उनके पिताजी हैं, वो चाहते थे कि लड़की की जो शादी हो ना, वो जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन जो लेखिका है, वो अपने जीवन में जिसकी जो भी आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, उन सभी को पूरा करना चाहती थी। दूसरा है हमारा, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उसके पिता को पसंद नहीं आया था। और नेक्स्ट है हमारा, पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। यहाँ पर जो उसके पिताजी हैं, वो माताजी से अच्छा से व्यवहार नहीं करते थे, तो लेखिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और दूसरा है, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उसके पिता का मन उसकी तरफ से उदासीन रहा करता था। मीन्स उसकी जब लेखिका है, वो थोड़ी सावली थी, काली थी, तो उसके पिताजी का जो मन है ना, काफ़ी उदासीन, मतलब उदास हुआ करता था कि बच्ची लड़की होकर ये रंग शूट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, इस आत्मकथ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन की परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित करिए। 1946 और 47 के बीच जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें मन्नू भंडारी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो हमें उसका एक दृश्य यहाँ पर चित्रण करना है। यहाँ पर जो हमारे लेखिका है, उनका नाम है मन्नू भंडारी। तो आंसर देखते हैं। सन 1946 और 47 में समूचे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों में लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम, कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। यहाँ पर देखिए, जो लेखिका के पिताजी हैं, वो चाहते हैं कि लड़कियां शिक्षित हों, लेकिन वो घर के चार दीवारी के अंदर रहें, बाहर न जाएं। तो यहाँ पर जो लेखिका है, वो जब काफ़ी मोटिवेट हो चुकी थी लेखिका शीला अग्रवाल से, तो उसके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि लेखिका जो है किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। लेकिन फिर भी लेखिका के अंदर जो देश प्रेम की भावना थी, इसी वजह से वो इस आंदोलन में भाग ले सकी। और इसमें उसका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहे पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। आंसर 6 है, लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलती थी, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आज़ादी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि उस टाइम पे भी लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, तो पूरे नहीं, मीन्स जो काफ़ी जागरूक परिवार होते थे, लेकिन उनकी सीमाएं अलग अलग थी। लाइक वो घर के अंदर के जो खेल होते थे वो नहीं खेल सकती थी, घर के बाहर नहीं। तो उस टाइम जब लेखिका थी तो 1930 की बात है, ठीक है। और आज के समय में जो लड़के लड़कियां हैं, शहरी लोग हैं, उनमें बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। मीन सब लड़के हो या लड़की, सब एक समान है, सब साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, और वे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने में लड़कों को पीछे नहीं है। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जैसे बहुत सारे गेम जिसमें लड़कियां खेल नहीं सकती थी, लेकिन लड़कियां आज अच्छे से वो गेम खेल रही हैं। लाइक वो पता होगा, IPL चल रहा है, तो IPL में RCB जो वीमेंस टीम है, उसने जीत लिया IPL स्टार 2024 का, लेकिन मेंस टीम तो काफ़ी पीछे है। आपको पता है कि आज तक RCB ने कोई भी IPL ट्रॉफी नहीं जीती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है,
मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जीवन में हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके जो सोसाइटी है ना, उनका काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट महत्व होता है। कुछ लोग चुगली वगैरह करते नहीं हैं, तो उससे हमारे अंदर एक साहस भी उत्पन्न होता है कि हाँ, हम में कुछ ऐसा है कि लोग हमसे जलते हैं, पीछे पीछे हमारे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर पड़ोस कल्चर के लोग आजकल जो बड़े बड़े महानगरों को लोग हैं, वो लोग इस बात से वंचित हैं। तो हमें क्या बताना है उसको अपने शब्दों में? तो आंसर देखते हैं। मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देते हैं, जिसमें हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यहीं से व्यक्ति में परिपक्वता, संयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पलवन होता है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट कर रह गए हैं। वे पास पड़ोस के विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्मकेंद्रितता इस तरह बढ़ रही है कि उनमें एक दूसरे के सुख दुख में कोई लेना देना नहीं रह जा रहा है। उनमें सामाजिक भावना एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लगा हुआ है। मीन्स अभी क्या होता है ना कि लोगों के फ्लैट के अभी क्या होता है ना कि लोगों के पास फ्लैट होते हैं, और बड़े बड़े महानगरों में लोगों के पास फ्लैट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे आते हैं और गेट के अंदर घुस जाते हैं, फिर शाम को ऐसे निकल जाते हैं। मीन्स उन्हें पड़ोस से कोई मतलब नहीं है कि बाहर निकल कर ऐसे बैठे आस पड़ोस के वातावरण को देखे। अब तो जो घर होते हैं छोटे से सिमट कर वो डिब्बे की तरह फ्लैट में चेंज हो चुके हैं, जिसके लोग जो है ना, उनके व्यवहार में वो परिपक्वता, संयोग, सहानुभूति जैसे जो मूल्य है ना, उनकी कमी हो जाती है। वे लोग अकेलेपन के शिकार हो गए हैं। मीन्स अब जैसे कि अगर आप बाहर बैठते हो तो कोई आपसे आया मिला, आपका थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, लेकिन अगर आप अकेले अपने फ्लैट के अंदर हो तो आप अकेलेपन का शिकार हो जाओगे। कौन आपके घर के अंदर आएगा? ठीक है, वैसे तो तुम्हारे जीवन में जो आस पड़ोस का महत्व है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो खोजना आपका काम है, आप जाकर लाइब्रेरी में खोजिएगा, हम सूची बना लेते हैं। सूची में हमारा है शेखर एक जीवी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र। तो ये लेखिका के पढ़े गए उपन्यास है जिन्हें आपको अपने लाइब्रेरी में खोजना है। फिलहाल खोजने का टाइम आपको भी नहीं है ना हमें। ऐसे ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम यहाँ पर 9-10 के कंप्लीट वीडियो डालेंगे, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम लोग ऐसे अपडेट करते रहेंगे। जो भी हमारे सीबीएसई की न्यूज़ होगी वो भी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।